हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम शिवाजी और मराठा साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आयोग के एग्जाम में, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। तो पहला तो यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा देखते हैं आर कारण उसका देखते हैं। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कब हुआ था, 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में क्या हुआ, इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। व्याख्या देखते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के उत्तर में स्थित पुन्नन नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवनेर के दुर्ग के कारण इनका नाम शिवाजी पड़ा था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था। पितृ पक्ष से वह राजपूताना के सिसोदिया वंश से तथा मातृ पक्ष से देवगिरी के यादवों के वंश से संबंधित थे। आगे देखते हैं, शाहजी भोसले अपने में एक योग्य और वफादार सेवक दादाजी कोणदेव को शिवाजी की देखभाल और शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, नियुक्त किया था दादाजी कोणदेव को और पूना के आसपास के किलों को जीतना इन्होंने आरंभ कर दिया था। कुछ ही वर्षों में शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर से अनेक दुर्गों और भूप्रदेशों को जीतने में सफलता प्राप्त की। 16 जून 74 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे। तो शिवनेर में पैदा हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसने शिवाजी ने जीता था। तो तोरण जो है किला पहला था जो शिवाजी ने जीता था। शिवाजी ने सबसे पहले 1643 में मालवी योद्धा की सहायता से सिंहगढ़ को जीता था। इसके बाद क्रमशः चाकन, पुरंदर, बारामती, तोरण, सूपा, निकोना, तिकोना, लोहगढ़ एवं रायरी आदि जीता। शिवाजी ने तोरण के किले पर 1646 में अधिकार किया। 1656 में उसने बीजापुर का जावली का किला षड्यंत्र द्वारा चंद्रराव मौर्य से विजित किया था और अप्रैल 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ का अपनी राजधानी बनाई थी। प्रतापगढ़ का किले का 1659 में अफजल खां से के संबंध से है और शिवाजी ने 1664 में सूरत पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया। इसके बाद उनका अंतिम अभियान जो है 1677 से लेकर 78 में कर्नाटक के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के अभियानों का कौन सा सही क्रम है। चकना, सूपा, सूरत की प्रथम आक्रमणकारी, बीजापुरी, कर्नाटक अभियान। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ कूट दिए हैं उसको हमको देखना है। तो आंसर यहाँ पर तोरण की वजह सबसे पहले होगा, फिर शाइस्ता खां के शिवर की लूट, फिर सूरत की लूट, फिर पुरंदर की लूट। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। तोरण की विजय जो है 1646 में की थी। शाइस्ता खां के शिवर की लूट 1663 में। सूरत की लूट जो है 1664 में। पुरंदर की संधि 1665 में। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था। तो राजनीतिक जागृति जो है मराठों के उत्कर्ष का कारण नहीं थी। मराठों के उत्थान के लिए शिवाजी ने उच्च सैनिक नेतृत्व के साथ साथ अपनी सुरक्षित
भौगोलिक परिस्थितियां तथा धार्मिक कारण हिंदू पातशाही की स्थापना भी उत्तरदायित्व रहे हैं। अफजल खां का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला भट्टारी। अब्दुल्ला भट्टारी जो हैं वो अफजल खां का मूल नाम था। शिवाजी ने बीजापुर सरकार से अनेक किले और प्रदेश छीनकर उसे बहुत अधिक हानि पहुंचाई थी, अतः उसने शक्ति बटोर कर अपने प्रख्यात सरदार जनरल अफजल खां अब्दुल्ला भट्टारी को शिवाजी को दबाने के लिए नियुक्त किया। वार नामक गांव जो महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में स्थित है, दोनों की मुलाकात होती है। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया था और झुककर गला घोटने का प्रयास भी किया था। शिवाजी ने सचेत होकर अपने बघनख व कटार से उसकी आंतें बाहर निकाल थी, जिससे वह मर गया और घटना जो है 2 नवंबर 1659 की घटी थी। वो है कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कालक्रम यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा संभाजी, फिर उसके बाद राजा जी के बाद जो है शिवाजी द्वितीय और छत्रपति शाहू। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मराठा शासक संभाजी छत्रपति शिवाजी के ही बड़े बेटे थे, जिन्होंने 1680 से लेकर 1679 1689 तक राज किया। 1680 से लेके 89 तक इन्होंने राज किया। राजा राम जो है छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। शिवाजी द्वितीय राजा राम के पुत्र थे और छत्रपति शाहू जी संभाजी के पुत्र थे। मराठा वंश की स्थापना जो है शिवाजी ने 1645 में की थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 60 के लगभग जो है इसमें हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के युद्ध में हराया था मुगलों को। सन 1672 में सलहार नामक नगर के बाहर एक लंबी और अनिश्चित लड़ाई में मुगलों ने पहले तो अपनी ताकत दिखाई, लेकिन मराठों के चतुर घुड़सवारों के जौहर के सामने मुगलों की सारी जो है किलेबंदी ढेर हो गई। इतनी विशाल सेना में केवल 2000 मुगल सेना भाग जाने में सफल हुए और शेष जो है 20,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। शिवाजी ने घायल सैनिकों के प्रति शौर्य दिखाया। उन्होंने उनके घावों की मरहम पट्टी करवाई और जब वे स्वस्थ हो गए उन्हें शेष अन्य सैनिकों के साथ उपहार देकर उनके घरों को भिजवाया। मराठों को इस लड़ाई में बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ 6000 घोड़े, 125 युद्ध हाथी तथा मुगलों का बड़ा खजाना मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट से उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा चाकन के किले का विजय, फिर उसके बाद मुगलों से मतभेद प्रारंभ हो जाता है और फिर अफजल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण और लूट जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शिवाजी ने 1656 तक चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1657 में पहली बार उनका मुगलों से मतभेद हुआ था। अफजल खां का प्रकरण जो है 1659 में हुआ था और शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण करके उसे लूटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो आंसर जयसिंह हो जाएगा। तो आंसर हमारा जयसिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। जून 1665 ईस्वी को मराठों की तरफ से शिवाजी और मुगलों की ओर से मिर्जा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार है। सबसे पहले शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए और 12 के किले जो है अपने अधिकार में रखे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेज दिया, 5000 का मनसब दिया गया।
शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का वचन दिया। अगला है राजा जयसिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया तथा उसकी सुरक्षा दायित्व एवं अपने ऊपर ले लिया। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि 1665 में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला है शिवाजी का कोई भी किला मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। यह संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच संपन्न हुई थी, तो दूसरा केवल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुरंदर की संधि जो है 1665 में निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिवाजी को 35 में से 23 किले जो है मुगलों को समर्पित करने थे। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार किया था। संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया था। संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया था। आगे है शिवाजी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियान में सहायता प्रदान करे। तो यहाँ पर जो कथन सत्य नहीं है वो है बी ऑप्शन। आगे देखते हैं निम्नलिखित शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो हिंदवी राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी जो है आगरा में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है, बल्कि उन्होंने फारसी खफी खां ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। ये खफी खां वही हैं जिन्होंने छुपकर अपना ग्रंथ लिखा था औरंगजेब से। शिवाजी ने अपने पीछे स्थायी साम्राज्य छोड़ा था, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की थी, ये भी सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1665 में जो हुई थी। उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी। तो आंसर कौन सा है? ए तो सही है, पर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई थी। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था। जब शिवाजी के पास विरोध का कोई अवसर नहीं रहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया और 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। आगे देखते हैं शिवाजी का राज्यारोहण कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में, शिवनेर किले में 1674 में। आगे देखते हैं, उसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इनके 2 बार हुए हैं। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। मराठा शासक शिवाजी 14 जून 1674 में रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी के राज्यारोहण के उत्सव में भाग लेने की इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में शिवाजी उच्च कुल क्षत्रिय नहीं थे। अतः उन्होंने वाराणसी में एक ब्राह्मण गंगा भट्ट को इस बात के लिए सहमत किया कि वह उन्हें उच्च कुल क्षत्रिय और राजा घोषित करें। इस व्यवस्था से शिवाजी दक्षिणी सुल्तानों के समकक्ष हो गए और उनका दर्जा जो है विद्रोही न रहकर एक प्रमुख का हो गया था। अन्य मराठा सरदारों के बीच भी शिवाजी का रुतबा बढ़ गया। उन्हें शिवाजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो उन्होंने मुसलमानों के धर्मांतर के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जगन्नाथ सरकार ने लिखा कि शिवाजी की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। उसने विजय अभियानों के दौरान केवल मत के धार्मिक स्थानों पर आदर करते थे। हिंदू और मुस्लिम फकीरों के मकबरों और मस्जिदों को धर्मदा देते थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा हेनरी अक्सेंडेन यहाँ पर सही है। शिवाजी ने 16 जून 1674 में रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधानों के अनुकूल अपना राज्याभिषेक किया। इसमें मुख्य पुरोहित का कार्य श्री गंगावत ने संपन्न कराया था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा अपने राज्याभिषेक के वर्ष से अन्य हिंदू नरेशों की भांति एक संवत भी प्रारंभ करवाया था।
इस अवसर पर अंग्रेज हेनरी ऑक्सनडेन भी उपस्थित हुआ था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी को भेंट किए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1750 ईस्वी तक मराठा राज पेशवा के नेतृत्व में एक राज संघ बना। आगे है, साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तो दोनों ही सही है, व्याख्या भी यहाँ पर सही है। मराठा साम्राज्य का मुखिया शिवाजी का वंशज था। छत्रपति था तो जो सतारा का राजा था वही सभी नियुक्तियां करता था, परंतु राजा की शक्तियां तथा प्रतिष्ठा कम हो गई थी, विशेषकर जब पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के काल में वंशानुगत बन गया। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा राज एक संघ बन गया था और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में थी। पेशवा के शासनकाल में शाहू के उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के छत्रपति थे। शाहू जब तक जीवित रहा, राज्य तथा प्रशासन दोनों देखता रहा। शाहू का पुत्र केवल नाम मात्र का राजा रह गया। 1750 में संगोला की संधि से ही पेशवा की राज्य का मुखिया बन जाते हैं। पेशवा ही मेन मुखिया बन जाते हैं। राजमहलों का महापौर बालाजी विश्वनाथ सातवें पेशवा थे, जिन्होंने अपनी योग्यता और मर्मता से इस पद को वंशानुगत बनाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहे? तो आंसर हो जाएगा जिंजी का किला। राजा राम को जिंजी के किले में 8 वर्ष तक जुल्फिकार खान ने घेरे में रखा था और अंततः जनवरी 1698 में इस पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से मराठा देवियों में जिन्होंने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वह कौन थी? तो ताराबाई थी। ताराबाई। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया तथा उनकी संरक्षिका बन गई। ताराबाई एक बहादुर महिला थी और औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उस समय ताराबाई ही मराठों की वास्तविक नेतृत्व करता थी। आगे देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आंसर ताराबाई की। वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था। तो ताराबाई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगी। शिवाजी ने निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो ताराबाई हो जाएगा। मराठों को नियंत्रण में लाने के औरंगजेब के सारे प्रयत्न क्या हो गए? विफल हो गए। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने कोहराम मचाया हुआ था। उसका नेतृत्व और सैनिक संगठन देखकर औरंगजेब ने उसे ईमानदार मराठा नेत्री कहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? तो बाजीराव प्रथम, जो पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम का लक्ष्य था कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिससे विभिन्न मराठा सरदार एक दूसरे पर निर्भर करें और उस निर्भरता के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करें। इसी कारण वह मराठा सरदारों को विभिन्न जागीरों का एकाधिपत्य देने को तैयार न था, बल्कि जागीरों का विभिन्न सरदारों के मिले-जुले अधिकार को रखना चाहता था। उसका विचार था कि यदि एक जागीर पर 2 सवारों का भी अधिपत्य होगा तो उन दोनों में से कोई भी एक उस जागीर का स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकेगा और इस प्रकार मराठा सरदारों की पृथकता की भावना पर अंकुश लगा रहेगा। बाजीराव का दूसरा मुख्य उद्देश्य गिरते हुए मुगल साम्राज्य के खंडों पर भारत में मराठा राज्य की स्थापना करना था। उसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। इस नीति का विरोध प्रतिनिधि श्रीपत रावत ने किया था, जो इस पक्ष में था
कि मराठों को अपनी शक्ति दक्षिण में ही सीमित रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो आंसर बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। हालांकि बाजीराव प्रथम के समय से ही मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी थी और अपने समकालीन लगभग सभी क्षेत्रीय शक्तियों को परास्त किया था। इन शक्तियों में निजाम संत प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त बाजीराव प्रथम ने मराठा संघ के भीतर विद्यमान आंतरिक प्रतिद्वंदिता को भी समाप्त किया था। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में मराठा राजा नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शक्ति? तो आंसर हमारा बाजीराव बालाजी बाजीराव के समय में। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मराठा राजा जो है नाम मात्र के शासक हो गए थे, वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में थी। और यहाँ पर 1750 में संगोला की संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा वंशानुगत बन गया था और मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1661 में किन पक्षों के बीच हुआ था? तो अब्दाली और मराठों के बीच में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था, जिसमें मराठा सेना बुरी तरह से पराजित हो गई थी। इस युद्ध में मराठा की ओर से नाममात्र का सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वास राव और वास्तविक सेनापति सदाशिव भाऊ था। इस सेना में यूरोपीय पद्धति से सुसज्जित पैदल सेना तथा तोपखाने की टुकड़ी थी, जिसका नेता इब्राहिम खान गर्दी था। इस युद्ध में विश्वास राव और सदाशिव भाऊ क्या हुए थे? मारे गए थे और मराठों को अपार क्षति का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो आंसर अफगानों ने। मराठा तोपखाने का मुख्य व्यवस्थापक कौन था? तो इब्राहिम खां गर्दी था। इब्राहिम खां गर्दी 18वीं शताब्दी में कुशल सेना नायक था। उसने फ्रांसीसी सेना नायक बुस्सी ने प्रशिक्षित किया था। बुस्सी यह एक वर्ष तक निजाम के यहाँ रहा और अगले वर्ष 1758 ईस्वी में पेशवा के यहाँ चला गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उसे तोप खाने का प्रधान बना दिया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम खां गर्दी ने मराठा तोप खाने का नेतृत्व किया था। इब्राहिम खां गर्दी के बाद जो है कत्ल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेनानायक कौन थे? तो इब्राहिम गर्दी खां। अगला क्वेश्चन, जिस शासक ने शासन काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसका नाम क्या है? तो बालाजी बाजीराव। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजा उद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, दो मोती विलीन हो गए हैं, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई हैं और चांदी एवं तांबे की रूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति कौन थी? तो वो पेशवा थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर पेशवाओं की वो दी गई है सूची, उसको मिलान करना। सबसे पर बालाजी विश्वनाथ आ जाएंगे थर्ड नंबर पे, सी ही ऑप्शन। फिर उसके बाद बाजीराव, बस फिर दोनों के ही नाम मिला देना है, यानी बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। फिर उसके बाद माधव। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बालाजी विश्वनाथ फिर बाजीराव, फिर दोनों का नाम मिला के बालाजी बाजीराव,
फिर माधव, फिर नारायण, फिर माधव नारायण, फिर आ जाएँगे बाजीराव द्वितीय। और यहाँ पर 1750 में संगोला की संधि के द्वारा मराठा प्रशासन की शक्ति पेशवा को दे दी गई। तो यहाँ पर एक संगोला की संधि होती है 1750 में, जिसके तहत जो मराठे हैं वो अपनी शक्ति किसको दे दें? वो शक्ति दे दें पेशवाओं को। और फिर राजा के अधिकार को पूर्ण उपयोग करने वाले अंतिम मराठा शासक शाहू था, जिसके बाद मराठा राजा नाम मात्र के शासक रह गए थे। यानी शिवाजी ने स्टार्ट किया था मराठा साम्राज्य, फिर यहाँ पर जो है पेशवा आ जाते हैं। जो शिवाजी का वंशज था वो लास्ट शाहू जी ही रह जाते हैं, जो राजा का पद और सारी चीजें देखते हैं। लेकिन युद्ध जो है पेशवाओं के उस पे ही चलता है, फिर पेशवा जो है मेन बन जाते हैं। ये है मराठों की पूरी कहानी। आगे देखते हैं, अष्टप्रधान नाम की परिषद किसके उसमें थी? तो मराठा प्रशासन में थी। अब यहाँ पर अष्टप्रधान में 8 तरीके के जो हैं यहाँ पर प्रधान हैं या फिर अध्यक्ष कह लीजिए, तो इसको देख लेते हैं। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अपनी मंत्री परिषद यानी कि अष्टप्रधान मंडल के नियमों एवं कर्तव्य के साथ अपनी प्रशासनिक योजना घोषित की थी। शिवाजी ने किसी भी मंत्री पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था। मतलब शिवाजी का ये था कि कितने जितने भी ये आठों के 8 मंत्री हैं, इनका पद जो है इनके बाद इनको बेटे को नहीं, फिर उनके बेटे को नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वंशानुगत नहीं बनाया था, मेन इम्पोर्टेंट बात ये है। अब ये 8 देख लेते हैं इनके अष्टप्रधान मंडल में कौन-कौन थे। सबसे पहले जो मुख्य प्रधान थे वो थे पेशवा। ये राजा का प्रधानमंत्री होता था और यह प्रशासन के सभी कार्य संपादक करता था। अगला है मजूम आदर अमात्य। यह अर्थ मंत्री था, मजूमदार या कह लीजिए राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था। राजा को अवगत कराना शिवाजी का अमात्य जो है रामचंद्र पंत था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है तीसरा मंत्री या वाक्यानवीस। राजा की सुरक्षा देखभाल करना, गुप्तचर और सूचना विभाग के कार्यों की देखभाल करना, इनका कार्य जो है आज के गृह मंत्री के समान था। दबीर या सुमंत जो है ये विदेश मंत्री होता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि सभी दवीर या सुमंत कौन थे? तो विदेश मंत्री थे। वाक्यानवीस जो है वो सुरक्षा संबंधी लोग हुआ करते थे। शुरून-वीस या सचिव ये शाही पत्र व्यवहार करते थे। पंडित राव जो है धर्म मंत्री होता था। सेनापति सरेनौबत जिसको सेना नायक होता था। न्यायाधीश जो है वह राजा के बाद जो है न्याय व्यवस्था को देखा करता था न्यायाधीश। तो ये अष्ट प्रधान इनकी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। अब इसमें है अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शुरू-नवीस अथवा चिटनिस। तो शुरू-नवीस जो है शाही पत्र व्यवहार करने वाला था। तो यहाँ पर वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, शाही पत्र व्यवहार में। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, चिटनिस हो या शुरून-बीस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो मजूमदार था, पेशवा था, सुमंत कोतवाल नहीं था। आगे देखते हैं अष्टप्रधान समिति का विघटन किसके काल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा संभाजी के समय में। संभाजी के समय में लगातार षड्यंत्रों के कारण उनका संपूर्ण शासनकाल प्रभावित रहा। मराठा नायकों पर अविश्वास के कारण उन्होंने ब्राह्मण कवि कलश पर भरोसा किया और उसे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया गया और अष्टप्रधान का विघटन कर दिया गया। अगला देखते हैं आगे। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये तो सही है और आर जो है वो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासकीय नीति थी। प्रशासन के शीर्ष पर छत्रपति था, जो कि सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु था। छत्रपति के नीचे अष्टप्रधान थे। 8 मंत्रियों वाली परिषद मंत्रिपरिषद थी। 8 मंत्री शिवाजी के
सचिवों की भांति कार्य करते थे। प्रत्येक मंत्री सीधे छत्रपति के प्रति उत्तरदायी था, अर्थात प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। शिवाजी उनसे परामर्श जरूर लेते थे, लेकिन उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार की कैबिनेट नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति काम करते थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और दोनों तो सही है पर उसकी व्याख्या सही नहीं है। आगे देखते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से जाना जाता है। भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य स्रोत जो है चौथ थी। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की एक चौथाई थी। एक चौथाई थी, इसलिए इसका नाम चौथ रखा गया। कुछ इस तरह से याद करने के लिए सही है। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्य को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि सरदेशमुखी जो है पड़ोसी राज्यों से वसूला करता था और ये 1/10 हुआ करता था। तो चौथ से तो जो उनके पड़ोसी राज्य थे उससे 1/4 कि वही आप चौथ दीजिए, हम आक्रमण नहीं करेंगे। और सरदेशमुखी भी पड़ोसियों राज्यों से ही वसूलते थे, 1/10 भाग होता था। और सरदेशमुखी जो है वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख हुआ करते थे। आगे देखते हैं, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो राज्य का 30% राज्य का राजस्व था, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। उसमें किसान या रैयत से सीधा संपर्क राजा का था। उससे राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी ने जागीरें देने की प्रथा को नजरअंदाज किया था और राज्य की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए कर्मचारी थे। भूमि की पैमाइश हेतु काठी यानी मानक छड़ी का प्रयोग हुआ। 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था। यह काठी 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान निश्चित किया था, परंतु बाद में स्थानीय करों तथा चुंगियों को माफ करने के बाद उसे बढ़ाकर 2/5 यानी कि 40% कर दिया था। शिवाजी लगान नगद और अन्य दोनों के रूप में लेते थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो अमात्य करता था। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने शासन काल में सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक परिषद का गठन किया था, जो आधुनिक मंत्री परिषद की तरह थी। अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। वे ना तो आगे बढ़कर कोई कार्य कर सकते थे, ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाह का था। इसमें पेशवा का कार्य लोकहित का ध्यान रखना था। अमात्य का आय व्यय का, मंत्री या बाकी नहीं राजा को रोज मामचा रखता था और सुमंत जो है विदेशी सचिव यानी मामलों को देखता था। पंत सचिव पर राजा के पत्राचार का दायित्व था। पंडित राव जो है धार्मिक कार्यों को देखा करते थे और सेनापति व न्यायाधीश अपना अपना कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसको था? तो पटेल को था। मराठा प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व गांव मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल का होता था। पटेल का पद पद जो है वंशानुगत होता था। कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का उत्पादन तथा सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सावधानी से वर्गीकरण किया जाता था। उसमें गांव के पाटिल की विशेष भूमिका रहती थी, किंतु बाजीराव द्वितीय के काल में भू राजस्व के उपर्युक्त के तरीके को बदल लिया गया और भूमि को इजारा यानी सबसे ऊंची बोली वाले को दिया गया। इसके काल में बहुत से माआलातदार, कर्मचारी इजारादार बन गए।
इसके अतिरिक्त भू-राजस्व में बहुत से अन्य उपकरणों के शामिल किए जाने के कारण प्रशासन की राजस्व संबंधी मांग इसके अतिरिक्त जो है भू-राजस्व में बहुत से अन्य उपकरणों के शामिल किए जाने के कारण प्रशासन की राजस्व संबंधी मांग में बढ़ोतरी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने किस दर में भू-राजस्व वसूला था? 2/5 भाग में। 2/5 भाग में, यानी कि 40% लगान जो है भू-राजस्व वसूला था। और अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारित किया था। कुल उपज जो है 33% जो है राजस्व के रूप में लिया जाता था, जिसके बाद में बढ़ के 40% कर दिया था। तो किसने ये भू सर्वेक्षण करवाया था? अन्नाजी दत्तो ने करवाया था। कृषकों को नियमित रूप से बीज और पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था, जिसे 2 या 4 वार्षिक किश्तों में वसूल किया जाता था। आगे देखते हैं, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा रघुनाथ जी भोसले। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां मराठों से बहुत परेशान रहा, क्योंकि उन्होंने उसके राज्य पर 5 बार आक्रमण किया। 42 में, 43 में, 44, 45, 48 में। नवाब अली वर्दी खान मराठों के आक्रमण को रोकने में असफल रहा, लेकिन उसने मराठों के दूत भास्कर पंडित की हत्या करवा दी। इसके फलतः मराठों ने क्रोधित होकर पुनः बंगाल पर आक्रमण किया, तो अलीवर्दी खान ने उन्हें समझौता कर लिया और उड़ीसा के राजस्व का चौथाई हिस्सा और 12 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सरदारों को। विजयनगर शासन में चली आ रही स्थानीय प्रशासन व्यवस्था मराठा काल में भी विद्यमान रही। शिवाजी के शासनकाल में गांवों के प्राचीनतम पैतृक अधिकार को देशमुख और पाटिल और नायक कहा जाता था। आगे देखते हैं, शिवाजी के समय परराष्ट्र मामलों के प्रभारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? तो आंसर सुमंत थी। आगे देखते हैं, मुकाशा शब्द का अर्थ होता है, मुकाशा जो है नगद वेतन के बदले दी गई भूमि। नगद वेतन के बदले नगद भूमि के बदले दी गई भूमि अनुदान मुकाशा कहलाती थी। काफी इंपॉर्टेंट है। मुकाशा जागीर सरंजाम संज्ञाएं इन भू अभिहस्तांकनों के लिए प्रयुक्त होती थी, जो मराठों के अंतर्गत सैनिक सेवाओं के एवज में प्रदान किए जाते थे। यद्यपि मुकाशा जो है प्रशासनिक तथा सैनिक सेवाओं के बदले में प्रदान किए जाने वाला भू अभिहस्तांकन था, परंतु अधिकांशतः यह सैनिक सेवाओं के बदले प्रदान किया जाता था। सिद्धांततः यह अस्थायी तौर पर प्रदान किए जाते थे, किंतु व्यवहारतः कुछ समय पश्चात ये वंशानुगत हो गए थे। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुकाशदार की शक्तियां मध्यकालीन राजस्व अधिकारी मामलतदार के बराबर हुआ करती थी। मुकाशा राजनीतिक उद्देश्य से शिवाजी ने बंद करवा दिया था। आगे देखते हैं, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी कौन था? तो हवलदार था। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग जो है घुड़सवार और पैदल सेना थी। शाही घुड़सवार को बरगीर पुकारते थे। उन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे, जबकि सिलेदार घुड़सवार अपनी घोड़ों एवं शस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करते थे। पागा यानी घुड़सवार सेना का नियमित संगठन 25 घुड़सवारों के ऊपर एक हवलदार, 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार और 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी यानी 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी अधिकारी हुआ करता था।
संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान सर-ए-नौबत होता था। इसी प्रकार पैदल सेना में भी अधिकारियों का पद जो है विभाजन किया गया था। आगे देखते हैं, पैदल सेना में पंच हजारी पद नहीं था। पागा क्या था? तो पागा जो है नियमित सेना हुआ करती थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पे था? तो हवलदार, नायक हो जाएगा, नायक। शिवाजी की स्थल सेना को एक व्यवस्थित प्रशासनिक रूप प्राप्त था। प्रत्येक 10 सैनिकों पर एक नायक होता था और प्रत्येक 50 पर एक हवलदार होता था। 100 से सिपाहियों के प्रधान को जुमलेदार तथा 1000 सिपाहियों के प्रधान को हजारी कहा जाता था। सेनापति के अधीन जो है 5 हजारी, 1 हजारी, हवलदार और जुमलेदार होते थे। सेना को वेतन जो है नगद दिया जाता था। सैनिकों का जीवन सादा और परिश्रमी था। घुड़सवार सेना को सैनिक 25 सैनिकों के नायक को हवलदार, 5 हवलदार को एक जुमलादार और 10 जुमलेदार को एक हजारी होता था। अन्य पद जो है 5 हजारी तथा घुड़सवार सेना को सर-ए-नौबत या सेनापति होता था। मराठा सेना में बारगीर क्या थे? तो बारगीर जो है वो घुड़सवार कहलाते थे। शिवाजी की सेना में सवारों को दो भागों में सिलेदार और बागीर। सिलेदार उच्च वर्गीय सैनिक थे जो अपने घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे और अधिक वेतन पाते थे। बारगीर जो है शासन के प्रत्यक्ष, मतलब ये जो है शासन से वेतनभोगी थी जिन्हें आवश्यक सामान शासन की ओर से मिलता था। सवार और पैदल के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, टट्टू आदि भी सेना के अंग हुआ करते थे। शिवाजी के पास तटीय सुरक्षा के लिए एक छोटी किंतु शक्तिशाली जल सेना भी थी। सेना में छोटा तोपखाना भी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई है जिसका नाम है कन्होजी अंग्रे। कन्होजी अंग्रे थी। आगे देखते हैं, मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल होता था। कुलकर्णी होता था। कुलकर्णी जो है लेखपाल होता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो महाराष्ट्र में मुगल दरबार, सत्ता के केंद्र में दिल्ली की दूरी, ये उत्तरदायी नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्रा नहीं थी? तो रुपया नहीं थी। रुपया तो जो है वो मराठों के उसमें थी। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो है मिलान करना, सूचियां मिलान करना। पूना जो है वो पेशवा का था। पूना पेशवा का, ग्वालियर सिंधिया का, नागपुर भोसले का और बड़ौदा जो है गायकवाड़। ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो आंसर दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहिल सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? नजीब खां। नजीब खां जो है विश्वास पात्र हुआ करता था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। मराठा सेना का सर्वोच्च जो सदस्य भाव के हाथों में था। अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खां था और गुलाम कादिर रोहिला नजीब खां का वंशज था। तो आई होप आपको ये मराठा और शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।